हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों को फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग फिर से साइकोलॉजी के 10 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव को कवर करने वाले, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने 4 पार्ट बना दिया है। चारों पार्ट में 10-10 प्रश्न है और 200 सब इंपोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, ये अपना भाषा में समझाए हुए हैं, देखिएगा समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। पार्ट 5 है, इसके बाद 2-3 और पार्ट लेकर के आएंगे। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है, मनोवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। क्या बोला? मनोवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। तो चलिए समझाते हैं आपके अपना भाषा में, ताकि आपके दिमाग में हलवा बनाकर भी हम घुसा ही देते हैं। कैसे नहीं समझ में आएगा, हार्ड है, आपसे हार्ड है, कुछ नहीं है ये। चलिए, मनोवृत्ति परीक्षण पूछ रहा है ना। देखिए, मनोवृत्ति परीक्षण जो है ना, मानसिक स्थिति को जांचने की एक विधि है, या फिर आप ऐसे समझिए, मनोवृत्ति परीक्षण के माध्यम से हम लोग किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, देख करके ही बता देते हैं तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं मनोवृत्ति परीक्षण, ठीक है। मनोवृत्ति परीक्षण का उपयोग बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोलिए, किसी व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, सब कुछ उसको देख करके ही हम बता देंगे। लेकिन कब बताएंगे? जब हमारे अंदर मनोवृत्ति परीक्षण, हमारे पास मनोवृत्ति परीक्षण रहेगा, तो अब उसका उपयोग करके बता सकते हैं। यह था मनोवृत्ति परीक्षण का उपयोग, कुछ जिसको हमने अपना भाषा में समझाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ गलती होता होगा तो माफ कीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, क्या विद्युत, 2 नंबर प्रश्न, क्या विद्युत सापेक्षिक चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है? क्या विद्युत सापेक्षिक चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हाँ, यह उपयोगी है। क्या यह उपयोगी है? चलिए अपना भाषा में समझाते, कुछ लिखे हुए हैं, देखिए एकदम समझते रहिएगा, बिल्कुल अपना भाषा में समझाएगा। हाँ, विद्युत सापेक्षिक चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे संबंधित हमें अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। विद्युत सापेक्षिक चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है भाई? इसलिए उपयोगी है क्योंकि हमें इससे संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? चलिए एक आध 2 पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर का रहता है, कितना लिखिएगा, 2 नंबर का जान तो नहीं लेना है ना। रोग के लक्षण के बारे में हम लोग जान जाते हैं, ठीक है ना। रोग के लक्षण के बारे में जान जाते हैं, रोग का क्या लक्षण है उसके बारे में जान जाते हैं। इतना ही नहीं, रोगी को कैसे वातावरण में रहना चाहिए, कैसे वातावरण में रहना है, इसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं अच्छा तरह से, ठीक है ना। रोगी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं इसी के माध्यम से। प्रश्न सामने है आपको, रोगी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, रोगी को स्वयं जीने के योग्य बना सकते हैं, रोगी स्वयं भी जी सकता है, इस योग्य हम बना सकते हैं। यह था विद्युत सापेक्षिक मानसिक विकार। तो आप लोग समझ गए होइएगा, हमें उम्मीद है। सीधे पूछेगा क्या उपयोगी है यह, तो बोलिएगा हाँ। सब्जेक्टिव में पूछेगा कुछ लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं आप ना। इसके माध्यम से हम लोग रोगी को स्वयं उसके अपने से क्या बोलता है, रोगी को हम क्या करते हैं, जीवन जीने के योग्य बना सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग अनेकों जानकारियां प्राप्त करते हैं, रोग का लक्षण क्या उसके बारे में जानते हैं, सब बात। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के प्रकारों का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट ही है। बुद्धि के प्रकार के बारे में लिखना है, तो आप लोग तो पहले समझ लीजिए, बुद्धि के 3 प्रकार होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या लगाना है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन रहेगा, बोलिएगा 3, घस के आइएगा 3। कौन कौन सी होती है सर बता दीजिए। तो एक होता है प्रत्यक्ष बुद्धि, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष बुद्धि, तीसरा होता है सामान्य बुद्धि। फिर से समझिए, प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि, सामान्य बुद्धि। अब सर जी ये भी बता दीजिए तीनों के बारे में। ऐसे तो केवल प्रकार ही पूछा है, वर्णन पूछा है तो लिख देना कुछ। प्रत्यक्ष बुद्धि, यानी प्रत्यक्ष बुद्धि के माध्यम से हम लोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में समझते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्ष बुद्धि के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में समझते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष बुद्धि की बात करें तो अप्रत्यक्ष बुद्धि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, व्यक्ति तो नहीं बोल सकते यहाँ पर अप्रत्यक्ष बुद्धि में, किसी भी वस्तु या पदार्थ के कैसे उपयोग करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं अप्रत्यक्ष बुद्धि में। जबकि सामान्य बुद्धि की बात करें तो सामान्य बुद्धि में क्या है, तो समझिएगा ध्यान से, सामान्य बुद्धि यह समाज के लिए है, ठीक है ना। सामान्य बुद्धि का संबंध किससे है?
तो सामान्य बुद्धि का संबंध समाज से है, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं, तीनों प्रकार तो बता ही दिए, ये बुद्धि का प्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है प्रतिबल को दूर करने के 3 उपाय को लिखिए। इस ये जो प्रतिबल है ना, बोला प्रतिबल को दूर करने के 3 उपाय। पहले तो हम लोग उपाय तो लिखेंगे ही, समझाएंगे आपको अपना भाषा में। पहले ये तो जानिए प्रतिबल कहते किसे। तो प्रतिबल मीन्स गुस्सा, गुस्सा, आपको गुस्सा आता है तो उसी गुस्सा को दूर करने के 3 उपाय लिखिए। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कैसे अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए समझिए प्रतिबल को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसके लिख देंगे, इसके 3 उपाय निम्नवत है। निम्न है, क्या करेंगे हम लोग, अगर गुस्सा को दूर करना है तो सबसे पहले तो हमको शांत रहना होगा। जितना ज्यादा गुस्सा, ऐसा नहीं गुस्सा में कोई कदम उठा लिए, नहीं, गुस्सा में कोई कदम नहीं उठाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर हमें गुस्सा को नियंत्रण में रखना है, प्रतिबल को नियंत्रण में रखना है, तो सबसे पहले तो हमें शांत रहना होगा, ठीक। एकाएक कोई विचार है तो उसको हमें नहीं करना है। चलिए देखिए, और भी लिख सकते हैं, अपने क्या है, अपने आत्मा अनुसार, मन के अनुसार काम करें। अपना जो आत्मा करे, मन करे, वही काम करे, लेकिन हाँ गुस्सा में नहीं, शांत होकर के, शांति दिमाग से, क्योंकि शांति दिमाग से लिया गया जो फैसला होता है ना, वो उपयोगी होता है, लाभदायक साबित होता है। लेकिन गुस्सा में लिया गया फैसला कभी साबित नहीं हो सकता है लाभदायक। और भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे, व्यायाम भी करना चाहिए। ऐसा प्रतिबल को अगर दूर करना है गुस्सा को, तो व्यायाम भी करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जी का मानना है, व्यायाम करना चाहिए, इससे गुस्सा ही नहीं आएगा व्यायाम करने से। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन करें। बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है, बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोग है। 2 नंबर का रहता है, 4 पॉइंट लिखिएगा, काफी है 4 पॉइंट। तो बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित उपयोग है। जैसे देखिएगा, उपयोग पूछ रहा है तो कुछ उपयोग बता ही देते हैं। बुद्धि परीक्षण का, मंद बुद्धि बालकों का पहचान करना। अगर हमें बुद्धि परीक्षण के उपयोग जानना है, उसका उपयोग क्या है, तो पहले हम लोग मंद बुद्धि की पहचान करेंगे। जो मंद बुद्धि बालक होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहचान करेंगे। शिक्षा में उपयोगिता, शिक्षा में भी उपयोग करके उसके बारे में हम लोग पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं। शिक्षा में, शिक्षा से संबंधित कुछ बात पूछ करके, ताकि हमें पता चल सके उसके अंदर कितने, उसके पास कितना बुद्धि है। क्या करना है, उपयोगिता। अच्छा, बुद्धि का उपयोगिता बताना, उसका क्या उपयोग है। तो शिक्षा में उसका इस्तेमाल करके उसका उपयोग कर सकते हैं, मंद बुद्धि बालक की जांच करके आप। उसके बाद क्या है, बाल अपराधियों के साथ व्यवहार करके। उसके बाद आप लिख सकते हैं चयन, कर्मचारी चयन उपयोग करके, कर्मचारी चयन उपयोग कहे तो इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है ना, इसका उपयोग, ठीक है ना। और भी आप लिख सकते हैं विशिष्ट वर्ग अध्ययन, विशेष प्रकार की वर्ग का अध्ययन करके, इस तरह से इसका उपयोग है। ये कुछ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, खर लिख दिए हैं, कहीं रिपीटेड कर जाए, खैर कोई नहीं। आगे देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं निर्मित पर्यावरण में अंतर करें। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं निर्मित पर्यावरण में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। अब तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, हम छोड़ देते, इसको नहीं बताते हैं क्या, आपके दिमाग में चला होगा, सर बता दीजिए ना। ऐसा आपको दिमाग में भी चला है कि हाँ लिख तो सकते हैं, चलिए समझा देते हैं। देखिए समझिए, प्राकृतिक पर्यावरण एवं निर्मित पर्यावरण, निर्मित वातावरण में अंतर स्पष्ट करना है। प्राकृतिक पर्यावरण में जो पर्यावरण प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है उससे हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। वहीं निर्मित पर्यावरण की बात करें तो निर्मित पर्यावरण जो है यह मानव वातावरण से संबंधित है, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर है, जबकि मानव पर्यावरण जो है मानव के द्वारा जो बना हुआ चीज है ना, यह एक सीमित स्थान तक ही है, यह एक जगह पर सीमित है, एक सीमित क्षेत्र में है, यह निर्मित पर्यावरण, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग चाहते भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, जबकि निर्मित पर्यावरण में इसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट काफी है, अंतर ही तो करना है, 2 भाग में बांट के अंतर कर दीजिएगा। तरफ प्राकृतिक, दूसरी तरफ मानव निर्मित, निर्मित मतलब मानव निर्मित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है तादात्म्य से आप क्या समझते हैं। तादात्म्य से आप क्या समझते हैं। देखिए तादात्म्य बोल क्या रहा है, जब व्यक्ति किसी भी कार्य के बारे में सोचता है और उसी के अनुसार जब उस कार्य को वो करता है, फिर से समझिए, जब व्यक्ति किसी भी कार्य के बारे में सोचता है, उसी के अनुसार जब वो कार्य को करता है और सफल भी हो जाता है उसमें, तो इसे तादात्म्य कहा जाता है। फिर से समझिए, व्यक्ति किसी भी कार्य के बारे में सोचा और सोच लेता है, करना भी है, उस कार्य को करता भी, उसमें सफल भी होता है, इसे तादात्म्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ भारी नहीं है। उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं। उत्तरदायित्व के बिखराव से आप क्या समझते हैं, एकदम आसान, ट्रिकली समझिए आराम से। देखिए, जब व्यक्ति जो है ना किसी भी कार्य को करने के लिए एक लक्ष्य बनाता है और वह लक्ष्य तो बना लेता है, हम इस कार्य को करना है,
लेकिन केवल लक्ष्य बनाता है, करता नहीं है वैसे, जिसके कारण वो उस कार्य में असफल रह जाते हैं। फिर से समझिए, व्यक्ति एक लक्ष्य बनाता है, ये कार्य को कर लेना है, इस काम को कर लेना है, लेकिन उस कार्य को करता नहीं है, टालता जाता है और अंततः इसका परिणाम होता है कि वो उसमें असफल हो गया। तो क्या होता है कि जो विचार रहता है, जो लक्ष्य रहता है, उसका बिखराव हो जाता है। भाई असफल हुआ तो बिखराव तो होना ही होना है। इसे कहते हैं उत्तरदायित्व का बिखराव। क्या है भाई? कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मनोग्रसित तथा बाध्यता व्यवहार के विभेद को स्थापित करें। मनोग्रसित तथा बाध्यता व्यवहार के विभेद को स्थापित करें। चलिए देखते हैं दोनों में क्या विभेद है, दोनों में क्या अंतर है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि क्या है, मनोग्रसित तथा बाध्यता व्यवहार, यानी कि मनोग्रसित व्यवहार तथा बाध्यता व्यवहार में अंतर, विभेद स्थापित करना, अंतर करना। देखिए जब हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार या फिर सकारात्मक विचार आता है, ठीक है ना, हमारे दिमाग में जब नकारात्मक विचार आए या फिर सकारात्मक विचार आए और उसे हम करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग करने से इनकार करता है। दिमाग क्या बोलता है, नहीं नहीं बेटा नहीं कर, इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। हम तो करना चाहते हैं लेकिन दिमाग इनकार कर रहा है। अंततः हम लोग कभी कभी कर भी लेते, कभी कभी न भी करते हैं। तो इसे हम लोग मनोग्रसित व्यवहार कहेंगे। कोई भी कार्य नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, करना चाहते हैं, दिमाग इनकार करता है तो हम लोग नहीं करते हैं, कभी कभी कर भी लेते हैं, तो इसे मनोग्रसित व्यवहार कहेंगे। वही बाध्यता व्यवहार को समझे तो इससे उसी की तरह थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी नकारात्मक अथवा सकारात्मक कार्य को करना चाहते हैं, नकारात्मक अथवा सकारात्मक कार्य को करना चाहते हैं और उसे करते भी हैं। चाहे नकारात्मक कार्य हो चाहे सकारात्मक कार्य हो, उसका प्रभाव बुरा पड़े चाहे अच्छा पड़े, उसे करना चाहते हैं और उसे करते भी हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं बाध्यता व्यवहार। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों का उत्तर, क्योंकि हम अपना भाषा में बता रहे हैं, ऐसा नहीं किताब से देखा हुआ था क्या पूरा बोल दिए कैसे ऐसे है, कहाँ से समझ में आएगा। हाँ एक आध होगा कुछ जो शायद कहीं थोड़ा सा टॉप लगा हो, खैर तो कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी हार्ड ना लगे। और उसके बाद है एक्रोफोबिया एवं एगोराफोबिया का अर्थ बताएं। एक्रोफोबिया एवं एगोराफोबिया का अर्थ बताना है, केवल अर्थ बताना है। तो ये 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा तो ठीक है, नहीं तो 1 नंबर में तो रहना फिक्स है। तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना। एक्रोफोबिया का अर्थ है ऊंचाई से डरना और एगोराफोबिया का अर्थ है भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डरना, एगोराफोबिया का अर्थ है भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। तो 200 प्रश्न का हम उत्तर बता दिए। हमें उम्मीद नहीं, संपूर्ण भरोसा आपको समझ में आया होगा उत्तर सभी का। यह पार्ट 5 था, इसके बाद 2-3 और पार्ट लेकर के आएंगे, सब में 10-10 प्रश्न होगा। तो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खैर कोई दबाव नहीं, आपकी इच्छा, करना होगा कीजिएगा, नहीं करना होगा नहीं कीजिएगा। अगर आपको लगा कुछ फायदा हुआ है तो नेक्स्ट लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि उसको भी कुछ फायदा हो सके, क्योंकि सभी लोग जो है साइकोलॉजी को हार्ड में ले रहे हैं, उसको हार्ड नहीं लगना चाहिए। जब तक हम हैं तब तक इसमें बहुत दम है, मतलब हार्ड नहीं लगने देंगे। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, डिमांड कीजिए कि कौन विषय का मैं सब्जेक्टिव लेकर के आऊँ, सब्जेक्टिव लेकर के आऊँ, ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँ, किस विषय को लेकर के आऊँ। तो आज की वीडियो को इतना ही पे रोकते हैं, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, एवं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।